पढ़ने जा रहे हैं वेरिएशन इन ए स्मॉल जी। स्मॉल जी का मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जगह जगह चेंज होता है। देखो G इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M अपॉन R स्क्वायर। तो पहला मास चेंज करने से चेंज होगा और दूसरा रेडियस से। ध्यान से सुनना, मास चेंज करने से चेंज होगा और रेडियस पे, दो चीजों पे डिपेंड करेगा जी। देखो M और R, G पे तो डिपेंड नहीं करेगा कैपिटल G, बिकॉज कैपिटल G फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है। लेकिन मास चेंज होगा ना, बिल्कुल। तो G का वैल्यू मास ऑफ प्लैनेट चेंज होने से चेंज होगा। देखो वैल्यू ऑफ G आर डिफरेंट एट डिफरेंट प्लैनेट। अलग अलग प्लैनेट पे अलग अलग G का वैल्यू होगा। ठीक है, ठीक है, ध्यान से समझना एक एक चीज। अगला G ऑन मून जो होगा वो लेस देन होगा G ऑन अर्थ। कोई बोला क्यों? क्यों मून का कम होगा? आप सब देखो G और M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। एक सेकेंड, G डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ प्लैनेट, मतलब अगर मास कम होगा तो G भी कम होगा। फिर से सुन ले, अगर मास कम होगा तो G भी कम होगा, और मास कम होगा तो G भी कम होगा। अगर मास घटेगा तो G भी घटेगा। तो आप बताओ मून और अर्थ में किसका मास ज्यादा है? मून और अर्थ में किसका मास ज्यादा है? जल्दी बता दें। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब तो समझता होगा, एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। तो अर्थ का मास ज्यादा है तो अर्थ पे G भी बड़ा होता है। तो ध्यान रखेंगे कि वैल्यू ऑफ G ऑन अर्थ इज मोर देन G ऑन मून। अर्थ पर जो G होता है वो ज्यादा होता है मून से। कितना ज्यादा होता है? ध्यान से सुनेंगे, कितना होता है तो हम तुमको बता दे। G ऑन मून जो होता है बच्चों, वो G ऑन अर्थ के 6 टाइम्स लेस होता है। 6 से डिवाइड करो तब आएगा। अर्थ पे जो G होता है, अर्थ पे G कितना होता है सबको पता है, 9.8। इसको 6 से डिवाइड करो, इसको 6 से डिवाइड करो तो आ जाएगा। देखो 6 1 जा 1.63 ग्राम सॉरी मीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया G का वैल्यू मून पे। फिर से बहुत आसान है, याद इसको कैसे रखेंगे? अर्थ के ग्रेविटी का जो है उसका 6 टाइम्स कम होता है मून पे। नेक्स्ट बताओ, G ऑफ अर्थ और G ऑफ जुपिटर में कौन ज्यादा होगा? जल्दी से बता दे बच्चों। अर्थ और जुपिटर में कौन? जुपिटर। क्यों? जुपिटर का मास ज्यादा है। क्लियर हो गया? अगर आपसे हम पूछे कि G ऑफ अर्थ और G ऑफ मार्स, सॉरी ऑर्डर नहीं बनाना, कौन ज्यादा है? जल्दी बताओ। अर्थ और मार्स में कौन बड़ा है? सोचो, अर्थ और मार्स में कौन बड़ा है? जल्दी। अर्थ बड़ा है। ओके, हेलो, चलो बच्चों, तो समझ में आ गया होगा। मार्स और अर्थ में अर्थ का ज्यादा होगा। ओके, अब देखो जिसपे ग्रेविटी ज्यादा उस पे चीजें तेजी से गिरेगी। ध्यान से सुनना, जहां पर G ज्यादा होगा, G क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर से फेंकेंगे वहां पर जाके, तो कितने उसका वेलोसिटी बढ़ेगा? कितना उसका वेलोसिटी बढ़ेगा? 0 से फेंकेंगे, लेकिन फास्ट कितना होगा? समझ में आ रहा है? तो अर्थ पे गिराओगे किसी चीज को और मून पे, जैसे किसी ने तुमसे सवाल पूछ दिया कि एक बॉल है, उसको हम अर्थ पर गिरा रहे हैं 5 मीटर के हाइट से, और इसी बॉल को हम जाके मून पे गिरा रहे हैं 5 मीटर हाइट से। कहां पर ज्यादा टाइम लगेगा जमीन पे गिरने में? बताओ, कहां पर ज्यादा टाइम लगेगा बच्चों गिरने में जमीन पे? अर्थ पे ज्यादा टाइम लगेगा कि मून पे? कहां पे ज्यादा टाइम लगेगा? जल्दी बताओ, कहां पे ज्यादा टाइम लगेगा? तो मून पे ज्यादा टाइम लगेगा। तो मून पे स्लो गिरेगा, मून पे स्लो गिरेगा वो। ठीक है, मून पे वो धीरे धीरे गिरेगा, स्लो हो जाएगा, इसलिए मून पे ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, सबको समझ में आ गया होगा।
जहां पे जी ज्यादा होगा वहां पे एक्सेलरेट ज्यादा होगा वस्तु। एक्सेलरेट का मतलब होता है इंक्रीज इन वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी ज्यादा बढ़ेगा। क्लियर हो गया? अच्छे से समझ के पढ़ो, नहीं तो हम जिस दिन क्वेश्चन पूछेंगे उस दिन जवाब नहीं दे पाओगे तुम। तो जिस दिन हम क्वेश्चन पूछते हैं आप लोग की जवाब नहीं दे पाओगे अगर नहीं पढ़े अच्छे से। तो देखिए अर्थ का शेप परफेक्ट स्फीयर नहीं है, एक जियोइड शेप का होता है, द चपटा, जिसके वजह से अर्थ के सेंटर से, हर दूरी सेंटर से नापनी है। हम बार बार बताते हैं इस फॉर्मूले में डिस्टेंस सेंटर से नापते हैं। तो अगर सेंटर से हम इधर नापेंगे दूरी तो अलग आएगा, ऊपर नापेंगे तो अलग आएगा। ठीक है, समझ रहा है? अलग अलग वैल्यू आएंगे। कौन ज्यादा आएगा? तो इक्वेटर का ज्यादा आएगा, इक्वेटर की डिस्टेंस ज्यादा आएगा। अब देखो तुम जी के साथ रिलेशन तो ध्यान से, जहां पे रेडियस ज्यादा वहां पे जी कम। वाओ, जहां पे रेडियस ज्यादा वहां पे जी कम। चलो इसको हम लिख लेते हैं जी इफ रेडियस इंक्रीजेस, ये देखो शॉर्ट में हमने इंक्रीजेस लिखा है, देन जी का वैल्यू डिक्रीज होगा। अब अगले पॉइंट में लिखो कि रेडियस ऑफ इक्वेटर जो है वो ज्यादा है रेडियस ऑफ पोल से। फिर से देख लें, रेडियस ऑफ इक्वेटर ज्यादा है रेडियस ऑफ पोल से। यहां लिख सकते हो सिंस रेडियस ऑफ इक्वेटर इज मोर देन पोल, तो बताओ जी कहां ज्यादा होगा? दाई बच्चों जी कहां ज्यादा होगा? जी ऑफ इक्वेटर और जी ऑफ पोल में कहां ज्यादा होगा? जी ऑफ पोल इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बराबर। देन वैल्यू ऑफ जी ऑन पोल, देन वैल्यू ऑफ जी ऑन पोल is more than equator, then value of g on pole more than equator। ठीक है, वैल्यू ऑफ g on pole more than equator। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और ये अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, कि पोल और इक्वेटर में ज्यादा कहां है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को, यानी पोल पे हम किसी वस्तु को गिराएं और इक्वेटर पे गिराएं, पोल पे गिराएं इक्वेटर पे गिराएं, कहां जल्दी जमीन पे पहुंचेगा? बताओ कहां पे जल्दी जमीन पे पहुंचेगा? जल्दी बताएं। अगर हम एक ऑब्जेक्ट को पोल पे ऐसे छोड़े, जमीन पे है, पोल पे, गुड, पोल पे ज्यादा ग्रेविटी। अब एक और बात सुनते हैं हम लोग। इतनी बातें समझ गई? तो जी दो फैक्टर है, देखो एक मास चेंज करने से, एक आर चेंज करने से। तुमने देखा अर्थ पे आर अलग अलग। अब मान लो पृथ्वी पे ऐसे कोई पहाड़ है, ऐसे माउंटेन है ऊंचा, माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट पे तुम चढ़ते जाओगे तो दूरी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा सेंटर से? ये देखो बढ़ रहा है, देखो ध्यान से, सेंटर से ऊपर दूरी बढ़ते जाएगा। तो दूरी बढ़ने से बच्चों जैसे जैसे दूरी बढ़ेगा तो तुम्हारा जी कम हो जाएगा। वाह, अच्छा एक और बात हम आपको बताते हैं, 100 रुपए का ज्ञान है ये। नो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, सुन लेना, फिर से अभी हम लोग बाद में पढ़ेंगे। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है वो होता है फोर्स। तो अक्सर हम लोग अभी तक जानते हैं, हम लोग अपने जनरल ज्ञान जो होता है अपने आसपास का, उसमें हम लोग को लगता है कि वेट मतलब मास। गलत, फिजिक्स बोलती है वेट मास नहीं है, वेट एक फोर्स है जो पृथ्वी आपको लगाती है। तो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट जो होता है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी के बराबर होता है, याद रखना, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। यानी वेट का फॉर्मूला होता है mg। तो वेट मतलब फोर्स का फॉर्मूला होगा mg, m इंटू ए। ध्यान सुनेंगे, फोर्स का फॉर्मूला होगा m इंटू ए का वैल्यू g, यानी वेट इक्वल टू mg। याद रखो किसी भी वस्तु का जो वेट होता है वो उस वस्तु को पृथ्वी कितने फोर्स से खींच रही है उसको बोलते हैं। फिर से सुन ले, वेट किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या होता है? वेट होता है फोर्स applied on that object by earth। पृथ्वी उसको कितने फोर्स से खींच रही है। अच्छा, पृथ्वी के खींचने का फोर्स जी पे डिपेंड है, ध्यान से सुन लो, वेट डिपेंड ऑन जी। वेट ऑफ ऑब्जेक्ट जो होता है वो डिपेंड करता है जी पे। क्या बात है, इसका मतलब वेट भी बदलेगा, बिल्कुल जी बदलता है। अब पूरी कहानी हम लोग वेट पे लाएंगे, सुन लो फिर से, पूरी कहानी हम लोग जी के जगह वेट पे लाएंगे। तुम अक्सर सुनोगे कि लोग मून पे जाता है, चंद्रमा पे तो हल्का हो जाता है, ऐसे ऐसे उड़ते हुए दिखता है, फिल्म में देखे होगे,
ऐसे ऐसे उड़ते उड़ते चलता है, स्लो मोशन डांस जैसा। को बोला क्यों? हमारा वेट कम हो जाता है। को बोला क्यों वेट कम होता है? जी कम हो जाता है। सारा जवाब जी पे आ जाएगा। देखो, क्योंकि एम कभी चेंज नहीं होता, एम कभी चेंज नहीं होता, मास कभी चेंज नहीं होता। मास किसको बोलते हैं? किसी भी चीज को बनाने में जितना सामान लगता है उसको मास बोलते हैं। जैसे पेन प्लास्टिक से बना है, तो इसको बनाने में जितनी प्लास्टिक लगी वो इसका मास है। क्या प्लास्टिक कम हो जाएगा? क्या इस पेन को हम मून पे ले जाएंगे इसका प्लास्टिक कम हो जाएगा? जल्दी से बोलो, क्या इस पेन को हम अगर मून पे ले जाए तो इसके अंदर की प्लास्टिक कम हो जाएगी? बताइए, कम होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी, लेकिन इसकी ग्रेविटी कम होगी, लेकिन इसकी जी कम हो जाएगी। जी कम हो जाएगी। मून पे जी अर्थ का 6 टाइम्स कम हो जाता है। मून पे जी अर्थ का 6 टाइम्स। देखो, तो जी 6 टाइम्स कम तो वेट भी 6 टाइम्स कम, यानी 60 किलो के तुम यहां पे हो, 60 न्यूटन। देखो, वेट एक फोर्स है, वेट एक फोर्स है, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है। ध्यान सुनेंगे, वेट एक फोर्स है, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है। मान लो मेरा वजन अर्थ पे 60 न्यूटन है, तो हम मून पे चले जाए तो 60 डिवाइडेड बाई 6 कितना हो जाएगा? 10 न्यूटन। हल्के हो जाएंगे, इसीलिए हम लोग ऐसे ऐसे उड़ते रहते हैं हवा में। हम ऐसा थोड़ा सा पैर उठाएंगे, पैर ऐसा ज्यादा उठ जाएगा ऊपर, हाथ थोड़ा सा उठाएंगे, हाथ ज्यादा उठ जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरा वेट हल्का हो गया। हम अगर थोड़ा सा हाई जंप करेंगे तो ज्यादा हाई जंप हो जाएगा। क्लियर हो गया सबको? ये बात समझ में आ गया? पूरी कहानी वेट पे लाते हैं। चलो, अब एक दोस्त है, थोड़ी कहानी सुनेंगे, छोटी सी एक स्टोरी है, सुन लो। दो दोस्त थे, अच्छे से दोस्त हैं, और उनके दोस्त, एक दोस्त ने उसको क्या बोला, एक दोस्त, उसका जो दोस्त था वो पोल पे रहता था। कहाँ रहता था बच्चों? पोल पे रहता था। पोल पे कोई कंट्री था, कनाडा, वहां पे रहता था। ठीक है, और उसको वहां से बोला तू गोल्ड खरीद के ला मेरे लिए 10 ग्राम। कितना गोल्ड खरीद के ला? 10 ग्राम। ठीक है, वो खरीद के लाया, उसको लाके इक्वेटर पे हैंड ओवर किया। वो जो भी देश था वो इक्वेटर पे था। जब वो लाया तो इक्वेटर पे वो कंट्री थी, तो उसको दिया। तो दोनों दोस्त ने झगड़ा कर लिया। बताओ क्यों? जल्दी बताओ क्यों? बहुत सारी चीजें आपने सीख लिया यहाँ पे वेट के बारे में। ठीक है, कि जितनी कहानी जी पे सीखे वही सब वेट में बता दो। जो कहानी आप जी में सुने सबको वेट में ट्रांसफर कर लो। वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून इज वेट ऑन अर्थ अबाउट 6। वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, वेट ऑफ पोल और इक्वेटर में पोल पे ज्यादा होगा। तो पोल पे अगर हमने गोल्ड खरीदा और इक्वेटर पे लाके बेचेंगे तो घाटा हो जाएगा। अब इसका उल्टा सोचो, अगर हम इक्वेटर पे खरीदे और पोल पे जाके बेचे तो फायदा हो जाएगा ना? नहीं हो जाएगा फायदा? तो अभी जो हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उस पर क्वेश्चन करने जा रहे हैं। अभी आपने क्या पढ़ा हम आपको बता दें। आपने वेट का फॉर्मूला पढ़ा है ताजा ताजा, एम जी, जहां पे एम मास है, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग होता है। उसके बाद आपने पढ़ा था अभी स्मॉल जी का फॉर्मूला, जिस प्लानेट पे निकालना है उसका मास और उसका रेडियस रख दो, निकल जाएगा। जिस प्लानेट पे भी निकालना है, अर्थ पे निकालना है तो अर्थ का रखा था हमने, अभी मून का निकालना होगा तो मून पे। तो पहला क्वेश्चन ये आएगा, ध्यान सुनो, कि मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट है उसका मास है 10 केजी। तो मास का यूनिट केजी होता है, ध्यान रखना, मास का यूनिट केजी होता है, वेट का यूनिट न्यूटन होता है। तो फाइंड इट्स वेट, फाइंड इट्स वेट ऑन अर्थ, पृथ्वी पर वेट बताओ, एंड ऑन मून, और चंद्रमा पे बताओ। बहुत आसान है, अति सरल। देखेंगे वेट ऑन अर्थ, तो वेट ऑन अर्थ का फॉर्मूला हो जाएगा एम जी। एम कितना? 10, और जी कितना भाई? 9.8 अर्थ का। अब यहां से पॉइंट हटा दो तो ये आ गया 98/10, 10 से 10 कट गया, 98 न्यूटन। ये अर्थ पे उसका वजन है। देखो, वेट का यूनिट न्यूटन आया। अब कोई बता सकता है समझदार बच्चा कि मून पे वेट कैसे निकालेंगे? क्या आप बता सकते हैं मून पे वेट कैसे निकालें? देखो बच्चों, तो जी ऑन मून याद रखना मुश्किल है ना यार। अर्थ का याद रख लेंगे, काय को मून का याद रखेंगे? हर प्लैनेट का याद रखना मुश्किल है ना। तो हम लोग याद करेंगे कितना कम है। तो अभी अभी हम आपको पढ़ाए थे वो ज्ञान तुम यूज नहीं किया यार, कि अर्थ पे जो वेट है उससे 6 से डिवाइड करने पे मून पे वेट आता है, यानी 98 डिवाइडेड बाई 6 कर दो तो 6 1 जा 6, 6 7 8 9। ठीक है, 16.3 न्यूटन आ गया। ओके, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून, एक ऑब्जेक्ट है उसका वेट मून पे, ध्यान सुन लेंगे, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मून पे वेट है 60 न्यूटन, नहीं ज्यादा होगी, 10 न्यूटन। फाइंड इट्स मास। चलो, कौन बता सकता है कैसे बनेगा? देखते हैं, बताओ उसका मास निकालना है।
इतना आसान क्वेश्चन है, इतना आसान। न्यूटन में मास कैसे आएगा भाई, आप लोग तो और हैं। मास का यूनिट क्या होता है, केजी, न्यूटन बोल रहा है। तो वेट ऑफ मून, वेट ऑन मून दिया है, कम से कम ये ऊपर से छापे रहते, कम से कम आप ऊपर से भी छापे रहते तो बन गया रहता। वेट ऑन मून का फॉर्मूला हमने पढ़ाया, वेट ऑन अर्थ अपॉन 6। अब वेट ऑन मून हमको पता है 10, तो वेट ऑन अर्थ हम निकाल लेते हैं 6 से मल्टीप्लाई करके 60। ओके, बट हमको वेट तो नहीं चाहिए, हमको वेट नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, मास। तो कोई दिक्कत नहीं, अगर अर्थ पे वेट आ गया तो अर्थ पे वेट का फॉर्मूला mg है, हर जगह mg नहीं है बेवकूफो, नहीं तो फिर यहाँ पे mg/6 लेना चाहिए, बात एक ही हो जाता। यहाँ पे तुम mg/6 लेते तो डायरेक्ट बनता था, समझ रहा है क्या। तो वेट रख दो 60 और m पता करना है, और g अर्थ पे हमको पता है 9.8 या लगभग 10 ले सकते हैं, और अगर मान लो 10 नहीं बोला है तो 9.8 ही लेना पड़ेगा। मान लो g हम 10 ले लेते हैं, चलो ऐसा है। तो 10 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 6 मास केजी। अगर किसी ने 9.8 लिया है तो 6 पॉइंट समथिंग आया होगा, 6 या 6 पॉइंट समथिंग दोनों सही है। अब मास का यूनिट के बचा, हाँ ठीक है, तो ये केजी आएगा ना मास, तो न्यूटन बोल रहा है कोई, अरे यार धन्य है तुम। मास का यूनिट केजी होता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, बहुत आसान है, अर्थ पे वेट निकाले, और अर्थ के लिए फॉर्मूला mg है, नहीं तो तुम डायरेक्ट यहाँ पर भी mg लिख सकते थे, देखो डायरेक्ट बनता था, 6 इधर आएगा तो g डिवाइड में आएगा। तो कल हमने आपको एक क्वेश्चन दिया था कि वेट ऑन मून और वेट ऑन अर्थ का रेशियो बताइए किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो बहुत आसान सा सवाल था। तो वेट का फॉर्मूला होता है बच्चों, कल हम बता भी दिए थे, mg, और g का फॉर्मूला होता है, g का फॉर्मूला होता है कैपिटल G कैपिटल M अपॉन r², ये रख दो इधर में। तो वेट का फॉर्मूला आ जाएगा, कैपिटल G को पहले लिख लो, कैपिटल M स्मॉल m बाय r²। ये बिल्कुल यूनिवर्सल लॉ जैसा भी दिख रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वेट भी एक फोर्स ही है। अब जब हम लोग अर्थ का निकालेंगे, देखो वेट ऑन अर्थ, वेट ऑन अर्थ निकालेंगे, WE लिख लेते इसको, तो G लिखेंगे, मास भी लेंगे अर्थ का, और स्मॉल m तो 1 kg दिया था, जो क्वेश्चन में दिया था 1 kg का एक ऑब्जेक्ट है, अपॉन यहाँ पे रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। ओके, अगला वेट ऑन मून, और वेट ऑन मून की बात करेंगे तो WM लिख लो, G चेंज नहीं होता है, मास यहाँ पे मून का आ जाएगा इंटू स्मॉल m, स्मॉल m का वैल्यू 1 kg रख सकते हैं, नहीं भी रखे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपसे पूछा गया था रेशियो, तो रेशियो में पहले नाम किसका लिखा था, मून का लिखा होगा, तो जिसका नाम पहले लिखा है उसको ऊपर लिखो, जिसका नाम बाद में लिखा है उसको नीचे। वेट ऑफ मून डिवाइडेड बाय वेट ऑफ अर्थ, तो मून का वैल्यू वाला ऊपर लिखो, और ये देखो GME इंटू स्मॉल m अपॉन RE का स्क्वायर, जो सेम सेम वो कट जाएगा, जी कट गया mm, तो यानी m का कोई मतलब नहीं है, यानी जो मास जा रहा है मून पे उस पे डिपेंड नहीं करता, हम जाए मून पे, तुम जाओ, कोई मोटा आदमी पतला आदमी 10 किलो का 50 किलो का, सब में वेट सेम चेंज होगा, क्योंकि ये तो कट ही जाएगा, इसके मास से कोई मतलब नहीं है। अब देखो इसको बिना सॉल्व किए, जो समझदार बच्चा होता है वो बिना सॉल्व किए बना लेगा, देखो कैसे, बस आप दिखावे के लिए वैल्यू रख सकते हो, पेपर में दिखावा करना, हमको मास्टर को दिखाना है कि हमने किया है। तो मून का मास ऑफ मून, आई थिंक मास ऑफ मून कितना दिया था बच्चों, मास ऑफ मून कितना दिया था 7.36 इंटू 10 का पावर 22, ये देखो मास ऑफ मून रख दिए, अपॉन रेडियस ऑफ मून, रेडियस ऑफ मून है 1.74। माइक बंद रखो रे, किसका चालू हल्ला हो रहा है, मकोरा है क्या। तो इसको ऐसे पलट देना था, यहाँ पे पलट लो,
तो पढ़े हो ना, दो फ्रैक्शन है तो नीचे वाला रेसिप्रोकल हो जाता है। चलो तो इसको वैल्यू रख लेते हैं। देखो रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ कितना है बच्चों 6.4 इंटू 10 का पावर 6, और मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ कितना है 6 इंटू 10 का पावर 24। बस हमने वैल्यू रखा और कुछ नहीं किए, और ये वैल्यू भी तो हमें क्वेश्चन में दिया ही है, इसमें दिमाग तो लगाया नहीं हमने कहीं भी। तो क्या ये फॉर्मूला में हमने दिमाग लगाया? बिल्कुल नहीं, ये तो यूनिवर्सल लॉ है, डायरेक्ट भी लिख सकते थे हम लंबा किए ताकि तुमको समझ में आ जाए। उसके बाद हमने अर्थ के लिए ई लिखा, जी में नहीं लगा सकते, जी हर जगह सेम रहता है। एम में भी नहीं, एम या 1 kg है तो एम लिखना पड़ेगा दोनों में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब ये डायरेक्ट लिख देना था 1/6। कोई बोला कैसे सर? तो ऊपर मून है तो ऊपर कम रहेगा, नीचे अर्थ है तो नीचे ज्यादा। देखो अर्थ पे ज्यादा है, सबको पता है। अगर मान लो पेपर में घुमा के ऐसे पूछ दिया वेट बाय मून बताओ, देखना हो सकता है हम ही पूछ दे, तो ऐसा मूर्ख मत बन जाना कि 1/6 रट के चले गए। ऊपर अर्थ है तो नीचे ऊपर 6, नीचे मून है तो 1। याद रखो किसी भी रेशियो में ऊपर ज्यादा तो इधर भी ऊपर ज्यादा होगा, नीचे ज्यादा तो नीचे ज्यादा। बस खत्म, इसको इधर ले लो। तो वेट ऑन मून इक्वल टू 1/6 वेट ऑन अर्थ। बिना सॉल्व किया हमने बना दिया, क्योंकि हम इस चीज को 2 बार 3 बार पढ़ चुके हैं। ये हुआ भूल। अब विनोद जो है वो कर रहा है मेहनत, 2 पेज बर्बाद कर दिया, बोलते बना नहीं। अबे अब तो एक लाइन में बना दी। देख लो भाई, जब हम तो थोड़ा सा दिमाग तो लगा सकते हैं, हमको पता है एकदम पक्का कि मून और अर्थ पे वेट जाने से 6 टाइम्स कम हो जाता है। तो मून पे कम है तो ऊपर 1 नीचे 6। देखो बन गया। यही चीज आपको पढ़ाया भी गया है, लिखाया भी गया है, जी में भी पढ़ाया गया है, वेट में भी पढ़ाया गया कि वेट ऑन मून जो है 1/6। तुमको भी पता है 1/6 मतलब डिक्रीज हुआ, हमने पढ़ाया था। डिवाइड मतलब डिक्रीज। 1/6 वेट ऑन अर्थ, यानी अर्थ के वेट का 1/6 यानी डिक्रीज हो गया। ठीक है बच्चों, ये रहा। थोड़ा सा दिमाग अगर आप लगाते हैं इस चैप्टर में तो कैलकुलेशन बहुत आसान हो सकती है। तो नेक्स्ट पढ़ना है बच्चों हम लोग को मोशन अंडर ग्रेविटी। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम सीधे नीचे की तरफ फेंक दें टक 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 किसी हाइट से, या किसी पत्थर को हम ऊपर फेंकें, ये स्लो होते जाता है। राइट, ऊपर जाने पे ये स्लो हो जाता है और अंत में जाके यहां पे रुक जाता है। ऊपर फेंकेंगे तो स्लो डाउन, और नीचे फेंकेंगे तो वेलोसिटी इंक्रीज होगा। सारी कहानी एक्सेलरेशन की है, क्योंकि नीचे आते समय एक्सेलरेशन प्लस जी लिया जाता है, जिसका वैल्यू 9.8 होता है। मतलब हर सेकेंड 9.8 बढ़ता है वेलोसिटी ऑब्जेक्ट का। ऊपर जाने पर डी एक्सेलरेशन होता है, डिसिलरेट या रिटार्डेशन बोल सकते हो। यहां पर एक्सेलरेशन निगेटिव हो जाता है, -g -9.8। कोई बोला ऐसा क्यों? क्योंकि रुकावट हो रही है, क्योंकि पृथ्वी तो नीचे खींच रहा है, अर्थ कहां खींच रहा है बच्चों? नीचे, इसीलिए तो रिटार्डेशन होता है बच्चों यहां पर, और वेलोसिटी डिक्रीज हो जाता है। वेलोसिटी यहां पर इंक्रीज होगा, यहां पर डिक्रीज होगा। ऊपर से जब फेंकते हैं तो u का वैल्यू 0 ले लेते हैं। पहले 0, तो खुद सोचो कोई भी चीज का वेलोसिटी बढ़ा है तो पहले 0 होगा, बाद में बढ़ते बढ़ते तो 0 नहीं होता। कुछ मूर्ख बच्चे ऐसा सोचते हैं जमीन पर टकराएगा तो 0। बेवकूफ, टकराने के बाद की बात कभी सोची नहीं जाती है, जमीन तक की बात करा जाता है। ठीक है, बच्चा पैदा होगा उसके बाद उसका स्कूल में एडमिशन कराओगे, पैदा होने से पहले ही स्कूल में एडमिशन करा दोगे। अभी आप पहुंचा नहीं, गिरा नहीं, तुम पहले ही सोच लेते हो गिरने के बाद तो रुका है भाई। उस गिरने के बाद की कहानी बाद में, जब वो गिरा तब की बात करना है। तो यहाँ पर 0, यहाँ पर वेलोसिटी बढ़ता है। ऊपर जब फेंकते हैं तो धीरे 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 स्लो होता है, और फाइनल वेलोसिटी 0। याद रखना, ये 2 चीज काम आता है सवाल बनाने में। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड ऐसे, या थ्रोन फ्रॉम हाइट, ऊपर से नीचे फेंकोगे, तो ऐसे मोशन को हम लोग बोलते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। और मोशन अंडर ग्रेविटी में जो एक्सेलरेशन होता है बच्चों, उसको बोलते हैं जी। इसको फ्री फॉल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? फ्री फॉल। बताया था ना हमने, बिल्कुल। तो यहां पर जो इक्वेशन है
जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, ध्यान सुनेंगे, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन सबने पढ़ा होगा, सबने मोशन चैप्टर पढ़ा है तो इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े होंगे। क्या? v बराबर u प्लस ए टी और s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और उसके बाद बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as पढ़े है ना। इसको हम लोग चेंज कर लेंगे, इसको हम लोग चेंज कर लेंगे फॉर फ्री फॉल। फ्री फॉल के लिए, फ्री फॉल के लिए इसको चेंज करेंगे। देखो बच्चों क्या चेंज करेंगे, तो v इक्वल टू यू प्लस ए के जगह जी टी कर लेंगे, प्लस जी टी, नीचे गिर रहा तो प्लस, ऊपर गिर रहा तो माइनस, बस इतना चेंज करना है। फिर यहाँ पर s इक्वल टू यू टी प्लस जी टी हाफ जी टी स्क्वायर और बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2gs या 2gh कर सकते हैं। हाइट, यहाँ पे हाइट की बात हो रही तो हाइट भी रख सकते हो, ठीक है, यहाँ पर भी हाइट रख सकते हो। तो बात एक ही है, डिस्प्लेसमेंट और हाइट एक ही होता है। चलो इधर ध्यान दे, ये हाइट हो गया तुम्हारा जहां से जहां तक गिवन है। क्लियर हो गया? बहुत ज्यादा चेंज तो नहीं है, बहुत आसान है। डिस्प्लेसमेंट को हम हाइट बोल दिए, दूरी और हाइट सेम है और एक्सेलरेशन g हो गया। अब कोई चाहे तो इसमें u 0 भी डाल सकता है, कोई चाहे तो u 0 भी डाल सकता है, नहीं चाहे तो भी चलता है, बाद में भी डाल सकते सवाल बनाते समय। चलो तो इसको बोलते हैं हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी, यानी जब ग्रेविटी में हम लोग चलेंगे तो एक्सेलरेशन g के बराबर हो जाएगा। बस इतनी सी बात है, आप नोट कर ले। देखो बच्चों, अक्सर हम लोग अपने लाइफ में ऐसा सोचते हैं कि मास और वेट अलग है, बट एक्चुअली दोनों बहुत अलग है। फिजिक्स के हिसाब से हम लोग अपने हिसाब से ऐसा बचपन से लगता है कि मास और वेट सेम ही होगा। जी नहीं, मास और वेट बिल्कुल अलग है, ठीक है। अभी आप ध्यान रखो इस बात को। कुछ लोग सेम मानता है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में सेम ले लिया जाता है, बट फिजिक्स में तो बिल्कुल अलग है। देखो तो पहले हम लोग मास लिख लेते हैं और उसके बाद वेट लिखेंगे। तो मास क्या होता है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए जितना सामान लगता है, जैसे ये प्लास्टिक से बना है, ये प्लाई से बना है, ये प्लास्टिक से बना है, जो भी चीज आपका बॉडी मांस वांस हड्डी से बना है, इन सबको बनाने में जितना सामान लगा है, उस सामान को, जितना सामान लगा है उसको हम लोग बोलते हैं उसका मास। और उसको अर्थ या कोई भी प्लैनेट जितने फोर्स से अट्रैक्ट कर रही है उसको वेट बोलते हैं, एंड वेट अट्रैक्शन फोर्स एक्चुअली। तो मास क्या है, द मटेरियल रिक्वायर्ड, the material required for object या the material present in object, the material present inside the object is called mass। जितना मटेरियल ऑब्जेक्ट में प्रेजेंट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, मास बोलते हैं। या द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, ऐसा लिखो, द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल। द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल प्रेजेंट इन ऑब्जेक्ट, किसी भी वस्तु में जितना मटेरियल है, सामान लगा है इसको बनाने के लिए, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको हम लोग मास बोलते हैं। वेट क्या है, वेट क्या है, द फोर्स बाय विच, द फोर्स बाय विच अर्थ attract different objects, earth attract objects towards its center, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ज्ञान है कि जो वेट लगता है उस सेंटर की तरफ लगता है, कल हम बताए थे, इट्स कॉल्ड वेट। यानी अर्थ अपने सेंटर की तरफ, ये देखो ये अर्थ है, ये सेंटर है, यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है, इधर खींच रही है, ऐसे नहीं खींचेगी, ऐसे नहीं खींचेगी, देखो सेंटर की तरफ।
तो अर्थ अपने सेंटर की तरफ जितने फोर्स से खींच रहे हैं उसको वेट बोलते हैं। वेट का फॉर्मूला जरूर लिखें, वेट इक्वल टू mg। दूसरा पॉइंट है कि मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट। ऑब्जेक्ट का मास कांस्टेंट होता है, चेंज नहीं होता है, डू नॉट चेंजेस। और वेट ऑफ ऑब्जेक्ट चेंजेस। ऑब्जेक्ट का वेट चेंज होता है, इसका डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको सीरियसली नोट कर ले। तो अब यहां तक ग्रेविटेशन पोर्शन खत्म हो गया। अब इसके बाद इस चैप्टर में पढ़ाया गया प्रेशर एंड थ्रस्ट। प्रेशर पढ़ाया गया है, बायोंसी पढ़ाया गया है, वो ग्रेविटेशन से उसका कुछ रिश्ता नहीं है, एक्सेलरेशन जी के इक्वल हो जाता है, राइट। वेट और मास में डिफरेंस पढ़ाया था, वेट चेंज होता है, मास चेंज नहीं होता है। वेट का फॉर्मूला mg है, मास का कोई फॉर्मूला नहीं है। वेट का ऐसा यूनिट न्यूटन है, मास का ऐसा यूनिट kg है। वेट जीरो हो सकता है क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी है, मास जीरो नहीं हो सकता और स्केलर क्वांटिटी है। अब हम लोग फ्री फॉल के एक दो क्वेश्चन करके आगे बढ़ जाएंगे थ्रस्ट और प्रेशर में। दो क्वेश्चन है, एक ए बॉल इज फॉलिंग फ्रॉम हाइट, टेक्स 0.5 सेकेंड टू रीच एच ग्राउंड। जी का वैल्यू 10 लेने बोल रहा है। फाइन में पहला पूछा है फाइंड द हाइट। हाइट बताइए। दूसरा बताइए आप वेलोसिटी व्हेन इट स्ट्राइक द ग्राउंड, जब वो जमीन को टच करेगा जब उसका वेलोसिटी बताइए। अगला बताइए एवरेज स्पीड। चलिए तो ये क्वेश्चन हम बना देंगे, देखो ध्यान से। इस क्वेश्चन में जब भी हाइट से गिर रहा है कोई ऑब्जेक्ट तो दो तीन चीज होती है। एक, इसको गिरने में जो टाइम लगता है उसको टाइम की बात करेंगे लोग, तो टाइम दे दिया इन्होंने 0.5 सेकेंड। ध्यान दें, जब भी ऊपर से नीचे गिर रहा है तो u0, जब भी ऊपर से नीचे गिर रहा है u0, a का वैल्यू प्लस g, बस सवाल बन जाएगा इतने में। अब आपको पूछा गया हाइट, तो पहले में पूछा गया हाइट, हाइट यानी डिस्टेंस, हाइट यानी डिस्टेंस। सोचो कौन सा इक्वेशन लगेगा, UTA सब पता है और s निकल जाए। आई थिंक सेकेंड इक्वेशन s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, बराबर। तीन इक्वेशन में से कोई एक लगता है। s के जगह पर हम हाइट लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, हाइट भी डिस्टेंस है। u कितना ले लेंगे 0, तो 0 इंटू टी 0 हो जाएगा, प्लस हाफ एक्सेलरेशन कितना है बच्चों 10 g के बराबर, और टाइम है 0.5 इंटू 0.5। ध्यान से देखना बच्चों, 1/2 एक्सेलरेशन होगा 10, 0.5 मतलब 1/2 होता है। कैसे होता है 1/2? 5/10, 5/10 लिखो कट जाएगा, 5/10 लिखो कट जाएगा, आ गया 5/4, 4 1 जा 4, ये आ गया हाइट, पहला बन गया हाइट। दूसरा वेलोसिटी व्हेन इट स्ट्राइक द ग्राउंड, तो जब ये जमीन पे आकर टकराता है तो उसको हम लोग फाइनल वेलोसिटी बोलते हैं। फिर से, जब ये जमीन पे आकर टकराता है इसको क्या बोलते हैं, फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी चाहिए, क्या फॉर्मूला लगेगा बताइए, v इक्वल टू u प्लस at भी लगा सकते हैं। तो v इक्वल टू u कितना है 0, एक्सेलरेशन g टाइम 0.5, यानी g का मतलब 10 और 0.5 मतलब 1/2, 0.5 मतलब 1/2, 5/10, 2 से काट लो 5, यानी वेलोसिटी जब ये जमीन पर टकराया 5 मीटर पर सेकेंड। तीसरा पूछा है एवरेज स्पीड। किसी को एवरेज स्पीड का फॉर्मूला पता है? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला पता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। फॉर्मूले पे टिक है बस,
फॉर्मूले पे टिके रहे, सवाल अपने आप बनता है। डिस्टेंस को हम हाइट बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। हाइट कितना है देखो 5/4 ले लेते हैं, ये इजी है, काटने में इजी होगा। टोटल टाइम कितना है 0.5, तो ये देखो पॉइंट हटा दो, इसको 1/2 लिख दे, अभी लिखे थे 0.5 को क्या लिख दो 1/2। अब ये पलट के ऊपर चला गया तो 5/4 2 जा 8, 5/8 ये 0.625 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका सवाल बन गया, क्लियर है। अब एक सवाल आप करेंगे, हम आपको देते हैं, ठीक है बच्चों। तो हम आपको करके एक बार दिखा देते हैं बच्चों। ऐसे तो बहुत सारे बच्चे बना लिए हैं, बहुत अच्छी बात है। सबसे पहला पूछा है टाइम, दिया क्या है बच्चों हाइट, हाइट यानी डिस्टेंस, यूनिट से पकड़ो 20 मीटर यूनिट डिस्टेंस का होगा। और जी यानी एक्सेलरेशन दिया है 10। इसका आंसर तो ओरल हो गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसे हम पूछ लेते किसी को समझ रहा है कि नहीं, देखते हैं। तो पहला टाइम पूछा है देखो, और यू 0, कोई भी ऑब्जेक्ट जब ऊपर से गिरता है तो यू क्या लेते हैं हम लोग 0, ये हमेशा ध्यान रखो। तो ये 3 आ गया। आपको टाइम चाहिए तो यू ए एच टाइम नहीं है, तो मेरे हिसाब से सेकंड इक्वेशन एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस हो गया 20, ये 0 प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन 10 इंटू टी स्क्वायर, तो 20/5 हो जाएगा, ये डिवाइड में आ जाएगा, यानी 4। टी स्क्वायर का वैल्यू 4, तो टाइम का वैल्यू 2 सेकेंड। टाइम का वैल्यू 2 सेकेंड, ठीक है बच्चों। ओके, नेक्स्ट दूसरा बोल रहा है वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। जब ये जमीन पे टकराएगा उसको फाइनल वेलोसिटी बोलते हैं। फाइनल वेलोसिटी कितना होगा जब ये जमीन पे टकराएगा, ओके। तो v निकालना है, तो फर्स्ट इक्वेशन v बराबर u प्लस ए टी। u कितना है 0, एक्सेलरेशन t और टाइम 2 सेकेंड, यानी 20 मीटर पर सेकेंड। गुड, ये भी सही था बहुत सारे बच्चों का। तीसरा बोला है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड बच्चों ध्यान दें, एवरेज स्पीड पूछा आपसे। एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस यानी हाइट ले लो, अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम 2 सेकेंड, यानी 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है बच्चों। चलिए वेरी गुड, आपने बनाया तो अच्छी बात है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन में सब पूछ लिया गया है जो भी चीज पॉसिबल है। देखो, एक पत्थर को या कुछ भी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंके, तो इसमें क्या क्या होता है, ये ऊपर जाता है फिर नीचे आता है। अब इस रास्ते में बहुत सारी घटनाएं होती है, सबका सवाल है। अगर तुम ये बना लिए तो इसके अलावा और कुछ पूछ ही नहीं सकता तुमको। तो इसमें 2 हिस्से होते हैं, एक ऊपर जाना और एक नीचे आना। ये 2 अलग अलग होते हैं, कभी जाना और आना साथ में मत बनाना, तो गलत हो जाएगा, कंफ्यूज भी होगा। तो हम सिर्फ जाने की बात करें तो जा रहे हैं, तो ऊपर जिस स्पीड से फेंका गया है उसको यू बोलते हैं। तो 5 मीटर से फेंके हमने, तो यू का वैल्यू दिया है बच्चों 5 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, ऊपर जा रहे हैं तो एक्सेलरेशन निगेटिव होगा, एक्सेलरेशन -10। अच्छा, ऊपर जाते समय एक चीज 0 होता है, जब ये यहां पहुंचेगा सबसे ऊपर तो 0 होगा वेलोसिटी। तो एक क्वेश्चन बन गया, देखो ये वाला क्वेश्चन ओरल बन गया। ओरल वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट कितना होता है, वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट कभी भी 0 होता है। सबसे ऊपर जब पहुंचोगे तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा 0। एक क्वेश्चन तो हमने बोला ओरल ही बनेगा, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें। एवरेज वेलोसिटी व्हेन इट रीच द ग्राउंड, ये भी 0, ये भी 0। बताओ क्यों, को बता सकता है 0 क्यों, क्योंकि गया और आया तो डिस्प्लेसमेंट 0, तो वेलोसिटी 0। तो 2 क्वेश्चन तो ओरल बन जाना चाहिए था, पर नहीं बन रहा तो आप समझ नहीं रहे हैं। तो अब वेलोसिटी 0 ले लेते हैं। चलो, ये इनिशियल ये फाइनल, ये u ये v, इसकी इनिशियल फाइनल। ओके, एक नंबर द मैक्सिमम हाइट रीच्ड पढ़ना है। मैक्सिमम हाइट रीच, मैक्सिमम हाइट में हाइट पूछा गया। देखो पहला क्वेश्चन में
हाइट पूछा है, हाइट मतलब डिस्टेंस पे क्वेश्चन मार्क लगा दो। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा जल्दी से बता दीजिए। तीसरा वाला, v का स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो v तो 0 है, u तो 5 का स्क्वायर 25 इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन माइनस 10 इंटू डिस्टेंस पता नहीं, तो माइनस 25 और ये माइनस 20 इधर हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 25/20 इक्वल टू हाइट या डिस्टेंस। क्या जाएगा, इसको अगर 2 से कैंसिल कर दो, 20 से डिवाइड कर दो या 5 से, 5 4 जा 20, 5 5 जा, ये आ रहा है 1.25 डिवाइड नहीं आता है भाई, 1.25 मीटर आंसर। ये हाइट आ गया बच्चों, ये आ गया हाइट। चलिए तो पहला क्वेश्चन हो गया कि कितना हाइट जाएगा। चलो यहाँ पे लिख लेते हैं, जो भी चीज बनते जा रहा है हम लोग ना डायग्राम में लिखते भी जाएंगे। तो ये कितना हाइट गया है, देखो यहाँ पे लिख दे रहे हैं, यह हाइट गया है 1.25 मीटर, गया भी 1.2, आएगा भी 1.2। अब दूसरा सवाल, टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट, कितना समय लगेगा यहां ऊपर पहुंचने में, टाइम। तो ये सब गिवन काम आएगा तुमको हमेशा के लिए, इसको याद करो। तो पहला इक्वेशन लगा दे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, v 0 है, u 5 है, एक्सेलरेशन माइनस 10 है और टाइम पता नहीं। इधर ला लो तो 10 सेकेंड इक्वल टू 5, तो t इक्वल टू 5/10 यानी 1/2 यानी आधा सेकेंड। तो जाने में, ध्यान से देखो बच्चों, जाने में जो टाइम लगा वो आधा सेकेंड है। किसी ना किसी दिन हम आपको ये बात बताए होंगे ज्ञान कि जितना समय जाने में लगता है उतना ही समय आने में। क्यों? क्योंकि ऊपर जाते समय जितने तेजी से स्पीड घटा है, नीचे आते समय उतने ही तेजी से वेलोसिटी बढ़ेगा भी। तो ऊपर जाते समय 9.8 घटता है, नीचे आते समय 9.8 बढ़ता है, तो सेम टाइम लगेगा, ये हमेशा ध्यान रखना। तो वापस आने में देखो कहां गया, टाइम टू रीच ऑन ग्राउंड, टाइम टू रीच ऑन ग्राउंड मतलब जमीन पे आने में कितना समय, तो जाने में 0.5 तो आने में भी 0.5। ध्यान से याद रखना, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट जो होगा वो इक्वल होगा टाइम टू फॉल ऑन ग्राउंड। एकदम इसको याद कर ले, बहुत अच्छा जनरल नॉलेज है। तो जाने में 0.5, आने में 0.5, तो टोटल टाइम जो होगा टाइम का डबल कर दो, यानी 0.5 इंटू 2 दैट इज 1 सेकेंड। जाना और आना मिला के 1 सेकेंड। ठीक है, एकदम बहुत अच्छा नॉलेज है, आप इसको याद कर जाएं। जाने का समय पता चला तो आने का उतना होगा, आने का पता है तो जाने का भी उतना ही होगा, सेम, ये कभी चेंज नहीं होता है। तो तीसरा भी बन गया। अब देखो नेक्स्ट, वेलोसिटी व्हेन इट रीच द ग्राउंड। चौथा, वेलोसिटी यानी जब वो जमीन पे पहुंचा, देखो ये गया और आया, तो वाह 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 वाह, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट। देखो फेंके तुमने ऊपर, फिर जमीन पे गिरा, जाने में जितना समय आने में उतना समय, तो जाते वक्त जितना वेलोसिटी आते वक्त भी उतना ही वेलोसिटी। बोलो ये बात समझा, समझ में आ गया होगा आपको कि नहीं आया समझ में? तो जाने जितने स्पीड से आप फेंके हो आएगा तो जमीन पे उतना ही स्पीड होगा। देखो हमने कैलकुलेट करके बना दिया। और एवरेज स्पीड तो बचपन से पढ़ रहे हो तुम, मतलब बहुत दिनों से। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, जाने का डिस्टेंस 1.25, आने का भी, अपॉन टाइम 1 सेकेंड। वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना 0, टाइम कितना 1, 0/1 0। बताइए बच्चों मैक्सिमम हाइट कितना आया इस क्वेश्चन में? 20 कर दिया हमने चेंज। मैक्सिमम हाइट कितना आया, मैक्सिमम हाइट बताइए? 20 मीटर। ओके, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट 2 सेकेंड, और जमीन पे आने में 4 सेकेंड हो जाएगा, डबल। वेलोसिटी व्हेन इट रीच द ग्राउंड, बताओ जमीन पर आया तो कितना वेलोसिटी, बताओ बच्चों? गलत, क्या समझ रहे तुम लोग यार? अभी इतना बना के बताएं, जमीन पे आ गए तो कितना वेलोसिटी,
तो इतने दिन से हम तुमको फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, लेकिन तुमको अभी तक नहीं समझा कि जमीन पे आएगा तो वेलोसिटी जीरो नहीं होगा। जब ऊपर से नीचे आता है तो वेलोसिटी बढ़ता है, फास्ट होता है। कोई चीज फास्ट होते होते कभी जीरो होगा क्या? क्या कोई भी चीज बढ़ते बढ़ते जीरो कैसे होता है? बताइए, जमीन पे आएगा तो कितना वेलोसिटी? अभी हम बनाए थे, देखे नहीं क्या? सिक्सटी कैसे होगा भाई? 20 होगा। बाप रे, एक बच्चा ने बोला है, वो भी पता नहीं गलती टुक्का मारा। इतना आसान हम ट्रिक बताए थे कि जब तुम ऊपर फेंके हो 20 से, जब क्यों सॉल्व किए? बिना सॉल्व किया था। जब 20 से फेंके थे तो जमीन पे भी लौटेगा तो 20 ही होगा। ये हम अभी समझाए कि जाने का टाइम आने का टाइम इक्वल फेंकने का वेलोसिटी आने का वेलोसिटी सेम। तो सॉल्व क्यों किए? सॉल्व करने के बिना भी आता था। ठीक है, सॉल्व कर लिए तो अच्छी बात है। इसको सॉल्व कैसे करते हैं? यू पता था अपने को, जब ऊपर से गिर रहा है तो यू 0 लेते हैं, एक्सेलरेशन का वैल्यू 10 ले सकते थे, और हाइट पता था या टाइम पता था तुमको 2 सेकंड आने का, आराम से निकलता था 20। चलो, वेलोसिटी और मैक्सिमम हाइट 0 ही रहेगा। एवरेज स्पीड में कंफ्यूजन है, बच्चा कुछ बोल रहा है, बच्ची कुछ बोल रही है। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अभी तो एक लड़का दूसरा कुछ बोल रहा था, मिथाली दूसरा कुछ बोल रही है। तो टोटल डिस्टेंस देखो, जाने का 20 आने का 20, ये देखो 20 गया 20 आया तो 40 मीटर हो गया, और टाइम जाना आना मिला के 4 तो 10 आएगा। अब बताओ, 20 वाला तो गलत हो गया ना भाई, क्या बना है? एवरेज वेलोसिटी 0 आ जाएगा। एवरेज वेलोसिटी कितना आ जाएगा? 0।